आज मैं आपको कमल का गुड आफ्टरनून प्यारे छात्रों। आज मैं आपको कमल का फूल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में एक सीधी रेखा आप बहुत हल्की खींचनी है, क्योंकि बाद में साफ करनी पड़ेगी। सीधी रेखा खींचने के बाद आप उसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, इस तरह से। अब ऊपर से आप शुरू करेंगे पंखुड़ी बनानी, इस तरह से, और उसके बाद आप नीचे की तरफ पंखुड़ी बनाएंगे। ये लाइन हमने इसलिए खींची ताकि इस लाइन से दाएं साइड में जो भी काम हम करेंगे, साथ के साथ बाएं साइड में भी हम वही काम करते रहेंगे, तो हमारा इस लाइन से दोनों तरफ बराबर आकार बन जाएगा फूल का। मैंने आपको पिछली वीडियो में अक्षर वृद्धि के बारे में बताया था। कला जो होती है वो द्विआयामी होती है, लेकिन तीसरे आयाम का हम भ्रम पैदा करते हैं उसमें, आकारों को छोटा बड़ा करके, पास की वस्तु बड़ी और दूर की छोटी वस्तु दिखा करके। इसी तरह से हमारी आंखों के सामने वाला भाग सबसे बड़ा होता है। एक लाइन में ऊपर भी खींच दे रहा हूं। अब हमें जो भी पंखुड़ियां बनानी है वो इस लाइन से टच नहीं करनी। क्यों नहीं टच करनी? क्योंकि हमारे सबसे पास वाली जो पंखुड़ी होगी वो ये बीच वाली पंखुड़ी है। अब चूंकि पास की वस्तु बड़ी होती है और दूर की वस्तु क्रमशः छोटी होती जाती है, जिस तरह से आपने रेलवे लाइन देखी है सभी ने। आप लोग रेलवे लाइन पर खड़े हो जाइए और दूर रेलवे लाइन को देखने की कोशिश कीजिए। क्या दिखाई देगा आप लोगों को? आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन आपस में मिल जाएगी आखिर में जा कर के। इसी तरह से आप लोग ऊपर आसमान की तरफ देखिए और दूर देखने पर आपको ऐसे लगता है जैसे आसमान और धरती एक जगह मिल जाते हैं आखिर में जा कर के। तो इसी तरह से हमें अपने चित्रकला में भी एक भ्रम पैदा करना होता है, त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए, जिसके लिए हमें सबसे पास की वस्तु सबसे बड़ी बनानी होती है और दूर की वस्तु उससे छोटी बनानी होती है। इसलिए पास वाली जो पंखुड़ी होगी वो हम बड़ी रखेंगे, मोटी रखेंगे, और दूर वाली पंखुड़ियों को हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे ऊपर से नीचे आती हुई, यानी कि इस लाइन से टच करते हुए हमें दूसरी पंखुड़ियां बनानी है। एक पंखुड़ी इस साइड में बनेगी। अब ध्यान रखना है, पंखुड़ी बनाते टाइम ऊपर से पंखुड़ी की मोटाई ज़्यादा रखते हैं और नीचे से यहाँ मिला देते हैं। ऊपर से यहाँ से पंखुड़ी की जो मोटाई होगी वो ज़्यादा रखनी है और नीचे यहाँ पे मिला देनी है। अब इतना ही काम दूसरी साइड में करेंगे हम, इस तरह से। अब ये काम हमने इधर किया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में, ये लाइन खींचने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी चीज़ आप एक साइड में बनाएंगे दूसरी साइड में भी आप वही चीज़ बनाएंगे। और पंखुड़ी हमेशा ऊपर वाली पंखुड़ी सबसे ऊपर रहेगी, इस लाइन के पास में रहेगी, बीच वाली जो सबसे पास में दिखा रहे हैं हम जिसको आँख के, और बाकी जितनी भी पंखुड़ियाँ होगी वो क्रमशः नीचे होती जाएगी, घटती जाएगी, इस तरह से। ये तीन तीन पंखुड़ियाँ मैंने दोनों साइड में बना दी। अब नीचे एक एक पंखुड़ी दोनों साइड में यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, पंखुड़ियों की मोटाई लंबाई एक दूसरे से के अनुपात में होनी चाहिए। अब देखना, इसमें देखना क्या है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। जहाँ भी आपको खाली जगह दिखाई देती है वहीं पर पंखुड़ी बना दो, इस तरह से। बहुत आसान है, जहाँ भी खाली जगह दिखा दे वहाँ पंखुड़ी बनाते चलो। और नीचे फिर ये इसका तना बना करके ये इस तरह से पानी की हल्की हल्की लहरें दिखा देते हैं। इस तरह से
आप लोगों का जो कमल का फूल है वो बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब भी आप कोई भी फूल पत्ती बनाते टाइम यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जो चित्र बनेगा वो कठोर होगा। जो चित्र बनेगा वो कठोर होगा, उसमें रिदम नहीं होगा, उसमें लय नहीं होगी। जबकि लयात्मक जो चित्र होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं और ये यंत्रों से खींची हुई आकृतियाँ, यंत्रों से बनी हुई आकृतियाँ कठोरता का अनुभव देती है, वे स्थिर दिखाई देती है, उनमें गति नहीं होती। इसलिए आप जब भी आलेखन बनाएंगे तो आलेखन में आपको यंत्र का इस्तेमाल नहीं करना, आपको किसी भी स्केल का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। और न इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ पंखुड़ियों की लंबाई, उनके आकार एक जैसे है या नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी फूल अगर बीच में से दो भाग कर दिए जाए उसके तो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं होता। किसी तरफ की पंखुड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, बस वो चीज़ सुंदर लगनी चाहिए, मेन उद्देश्य हमारा ये है। और आलेखन में इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो देखने में सुंदर लगे। आप अपनी तरफ से उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं या कुछ भी जो नेचुरल तरीके से, जो चीज़ें नेचुरल तरीके से होती है किसी भी फूल में, पत्ती में, उसमें आप अपनी तरह से ज्योमेट्रिकल तरीके से बना सकते हैं, ज्यामितीय तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो अब मैं बिना स्केल की सहायता के आपको दूसरा फूल बना के दिखा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बिना किसी घबराहट के आप लोग शुरुआत में बहुत हल्की पेंसिल चलाएंगे। पेंसिल को ज़्यादा दबा के नहीं चलाना। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे बिना किसी घबराहट के। ये जरूरी नहीं है कि पूरी गोल बने। इसमें अब दूसरी पंखुड़ी हम नीचे बना लेंगे। देखो छोटी बड़ी भी हो गई, एक तरफ से गोल है एक तरफ से गोल नहीं है, तो इस चीज़ पे कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं होती। अब ऊपर से उसको मोटा करेंगे इस तरह से, और नीचे से यहाँ पे मिलाते रहेंगे। क्रमशः ये नीचे ही जाएगी, इसका ध्यान रखना है कि बीच वाली पंखुड़ी क्योंकि ये पास में होती है तो इसलिए सीधी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, और बाकी पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से आसमान नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे जगह दिखाई दी तो एक पंखुड़ी मैंने यहाँ पे बना दी, इस साइड में यहाँ पे जगह दिखाई दी, दूसरी पंखुड़ी यहाँ पे बना दी, इस साइड में यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है तो एक पंखुड़ी यहाँ पे बना रहा हूँ, एक पंखुड़ी मैंने यहाँ पे बना दी। तो इस तरह से मैंने जहाँ भी मुझे जगह दिखाई दी वहीं पर मैंने पंखुड़ी बना दी। लेकिन फूल जो होता है वो गोल होता है, बीच में से गहराई होती है उसमें, तो उस गहराई को दिखाने के लिए हम दूसरी साइड की भी कुछ पंखुड़ियाँ इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से ये दूसरी साइड की कुछ पंखुड़ियाँ बना देंगे और नीचे इस तरह से ये चीज़ बना के आप लोगों का स्केच तैयार हो गया। अब शेड करनी है हमें इस स्केच में। शेड कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ है। किसी भी चीज़ में गहराई या उभार दिखाने के लिए छाया और प्रकाश का सहारा लिया जाता है। छाया और प्रकाश को लाइट और डार्क शेड भी कहते हैं। अब जैसे फूल में जहाँ जहाँ मुझे घुमाव दिखा रहा